हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हमारी मैपिंग न्यूज़ क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब फिलहाल इस हफ्ते इसे पढ़ने के पीछे का रीज़न आप सभी जानते हैं कि लगभग 2 सालों से जिस प्रकार से संघर्ष जारी है इजराइल और हमास का, अब उस संघर्ष के बीच में एक विराम आ गया है और विराम आया है एक शांति समझौते की वजह से। लेकिन दरअसल उस शांति समझौते को एक अंतिम रूप देने के लिए एक समिट की गई और वो की गई मिस्र के एक शहर शर्म अल शेख में, और इसी वजह से मिस्र चर्चाओं में रहा। तो ज़रूरी है कि जब इतनी खास घटना हुई है और दोनों देशों के बीच में इस संघर्ष को अब शांत कराने का निर्णय लिया गया है, तो अब ज़रूरी यह है कि हम लोग इस देश के बारे में भी खास बातों को जानने समझें। तो देखिए, इस देश के बारे में जो खास खास बातें अब हम लोग को जाननी समझनी है, उसमें सब कुछ हम लोग अच्छे से नज़र डालते हैं। तो मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह भारत की तरफ से इस समिट में शामिल हुए थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था, बट वो नहीं गए थे इन चीज़ों के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा। अब शांति की तरफ कदम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे दोनों ही देशों के। तो देखते हैं क्या क्या रहेगा, बट ज़रूरी है कि अब हम लोग इन दोनों ही देशों के बारे में, यानी कि अब फिलहाल हम लोग मिस्र के बारे में बातों को समझ लें जहाँ पर ये समिट हुई है। तो सबसे पहले स्थिति समझते हैं कि वैश्विक मानचित्र में कहाँ पर मौजूद है मिस्र। तो देखिए, इस मानचित्र में जो आपको ये जो लाल हिस्सा दिख रहा है, यही रेड हिस्सा मिस्र की भूमि है। तो मिस्र एक्चुअल में कहाँ मौजूद है? तो देखिए, मिस्र की वैसे तो स्थिति ये कहती है कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप पर मौजूद एक देश है। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप पे मौजूद तो है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद होने के बाद यह उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है मिस्र। उत्तरी अफ्रीकी हिस्से में मौजूद होने के साथ साथ एक खास बात यह है कि इसका क्षेत्रफल भी काफी ज्यादा बड़ा है। उसका क्षेत्रफल है वो है वो है 10,01,450 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 10,01,450 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर किलोमीटर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है फिलहाल इस शहर की, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा इससे जुड़ी और बाकी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल ये जो देश है, ये देश मौजूद है अफ्रीका महाद्वीप पर, और अफ्रीका महाद्वीप के साथ फिलहाल एक बड़ी भौगोलिक हलचल हो रही है, और वो बड़ी भौगोलिक हलचल को कहा जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली। दरअसल ये हिस्सा टूट रहा है, यानी कि दरअसल इस प्लेट में एक बड़ी दरार आ रखी है, और अफ्रीकन प्लेट में जो बड़ी दरार आ रही है वो अफ्रीकन प्लेट को 2 हिस्सों में तोड़ रही है। तो जो 2 हिस्सों में टूटने वाली स्थिति है, उस स्थिति में माना जाता है कि वो दरार प्रभावित करेगी मिस्र को भी, और मिस्र का भी कुछ हिस्सा टूटते हुए अलग हो जाएगा। तो ग्रेट रिफ्ट वैली वाला कंसेप्ट अफ्रीका महाद्वीप को हम जब जब पढ़ते हैं तब तक वो चर्चा में आता ही है। आइए इसका बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़कर अब ये समझते हैं कि दरअसल जिस हिस्से में मिस्र मौजूद है, मिस्र उस हिस्से में मौजूद रहते हुए किन किन देशों के साथ में सीमाओं को साझा कर रहा है, ये भी एक खास चर्चा का विषय यहाँ पर रहता है। तो किन किन देशों के साथ अब ये सीमा साझा कर रहा है, यहाँ हम लोग को वो देखने को मिल जाएंगे। तो मिस्र का सीमा साझा करने वाले देशों के मामले में और जल निकायों के मामले में काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि बात करते हैं शुरू उत्तर से। तो मिस्र उत्तर में किसका सीमा साझा करता है? तो उत्तर में इसका जुड़ा हुआ है जल निकाय, और उत्तर में जो जल निकाय इसका जुड़ा हुआ है, उस जल निकाय का नाम क्या है? भूमध्य सागर। तो उत्तर में यहाँ हमें भूमध्य सागर देखने को मिलता है, और भूमध्य सागर के साथ में एक अच्छी खासी सीमा इसकी जुड़ी हुई है। भूमध्य सागर के अलावा अगर हम बात करें पूर्व में किसका सीमा साझा हो रही है, तो देखिए पूर्व में जो इसका हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप वाला, वो सिनाई प्रायद्वीप जुड़ा हुआ है दरअसल इजराइल की जमीन से। तो यहाँ पर मौजूद है इजराइल। अब इसके साथ अगर हम लोग और यहाँ स्थिति देखें तो पूर्व में एक और स्थिति हमें देखने को मिलती है, और वो पूर्व की स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ी हुई है एक सागर से, और ये सागर है लाल सागर। लाल सागर के अलावा आगे बढ़ते हैं तो हमें दक्षिण में देखने को मिलता है एक अच्छा खासा देश जो पूरी तरह से इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है, और वो देश है सूडान। तो यहाँ सूडान के साथ में सीमा साझा करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सूडान के साथ सीमा साझा हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पश्चिम में एक और देश है जिसका नाम है लीबिया। तो ये वाली जो सीमा है, ये वाली सीमा लीबिया के साथ में साझा की जा रही है। तो ये वो सारे के सारे महत्वपूर्ण देश और जल निकाय हैं। तो उत्तर में सीमा साझा कर रहा है यहाँ भूमध्य सागर, ये छोटी सी सीमा लगी हुई है इजराइल के साथ में, और यहाँ की जो स्थिति है, ये स्थिति यानी सिनाई प्रायद्वीप के साथ साथ मिस्र का पूर्वी हिस्सा जुड़ा हुआ है लाल सागर से, दक्षिणी हिस्सा सूडान से, और साथ ही जो पश्चिमी हिस्सा है वो लीबिया से जुड़ा हुआ है। ये इसके सारी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा एक खास पहलू और देखना है, इसके तट हैं दोनों के दोनों, तट अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और तट इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल जो भूमध्य सागर का तट है, ये भूमध्य सागर का तट जितने हिस्से में इजराइल के साथ मिस्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, मिस्र के साथ सीमा साझा कर रहा है एक बड़े हिस्से को लेकर के, और ये जो बड़ा हिस्सा ये है टोटल 2,450 किलोमीटर का तट, यानी कि 2,450
450 किलोमीटर लंबे तट पर सीमा साझा कर रहा है भूमध्य सागर। और इतने लंबे हिस्से पर सीमा साझा करने की वजह से हम लोग ये भी देखते हैं कि ये इसकी जलवायु और पर्यावरण दृष्टि के मामले में बहुत विशेष हो जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है ये भूमध्य सागर का हिस्सा, और अलकाहिरा और अलेक्जेंड्रिया जैसे प्रमुख शहर भी यहाँ पर इसकी सीमा पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि लाल सागर भी इसके साथ एक लंबी सीमा साझा कर रहा है। तो लाल सागर इसके साथ में जो सीमा साझा करता है, और लाल सागर की सीमा यहाँ पर कहलाती है टोटल 1200 किलोमीटर लंबा तट। ठीक है, तो 1200 किलोमीटर लंबा तट कहा जाता है कि जो लाल सागर के साथ में इसका जुड़ा हुआ है। और इसी के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पूर्वी क्षेत्रों के मामले में मिस्र को एशिया से जोड़ने के मामले में भी ये वाला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक अच्छा खासा जलमार्ग यहाँ से मिलता है इसको, जो यहाँ से इसको एशिया की तरफ लेके चला जाता है। तो ये चीज़ें खास है, ध्यान रखिएगा, और ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ख्याल रखिएगा। इन सारी बातों को जानने समझने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें समझनी है यहाँ पर मिस्र की भौगोलिक स्थितियाँ। तो देखो, वैसे तो मिस्र की जो सबसे प्रमुख भौगोलिक स्थिति है, वो स्थिति ये बताती है कि मिस्र की भूमि दरअसल रेगिस्तानी है, यानी कि यहाँ पर हमें खासतौर पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। और रेगिस्तान की जो स्थिति है वो दरअसल आप लोगों को देखने को मिलेगी इस मैप में। दरअसल जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा सहारा मरुस्थल के तहत आता है, और जिस सहारा मरुस्थल के तहत एक बड़ा हिस्सा आता है, उसमें अफ्रीका के हमें बहुत सारे देश यानी कि मिस्र, सूडान, चाड, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को का भी कुछ हिस्सा, और इसके अलावा ट्यूनीशिया का भी कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। यानी कि बड़ा हिस्सा जो है वो सहारा मरुस्थल का है। बट इस बड़े हिस्से में जो हम मिस्र को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि मिस्र का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है, यानी कि पूरी तरह से मिस्र का जो अधिकांश हिस्सा है वो कवर किया गया है इसी मरुस्थल के द्वारा, यानी कि इसी रेगिस्तान के द्वारा। तो यानी कि मिस्र की जो मुख्य भूमि है वो पूरी की पूरी मुख्य भूमि तो इसके मरुस्थल के अधीन ही आती है। तो मरुस्थल के अधीन आती है, बट फिर भी मरुस्थल की चीज़ों को अच्छे समझना है। तो पहली बात तो सबसे खास बात जो समझनी है वो समझनी है इसकी सहारा मरुस्थल की, जो कि इसकी पूरी की पूरी भूमि पर फैला हुआ है। तो सहारा मरुस्थल पूरी भूमि पर फैला हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा देश सहारा मरुस्थल के हिस्से के तहत आता है, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये सहारा मरुस्थल ही है। अब यहाँ सहारा मरुस्थल की वजह से मिस्र की भूमि पर हमें क्या देखने को मिलेगा? गहरे रेत के टीले देखने को मिलेंगे, चट्टानी इलाके देखने को मिलेंगे। शुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर हमें क्षेत्र में जीवन को जीने के लिए कठिन परिस्थितियां देखने को मिलेगी, और नदियां यहाँ पर इस मरुस्थल की वजह से सूख चुकी है। कहीं कहीं पर बस ओएसिस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा ओएसिस देखने के अलावा हमें पता चलता है कि बाकी जगह पर जल स्रोत थे वो ज़्यादातर सूख चुके हैं इस पूरी स्थिति में, और जल स्रोत बहुत ही सीमित हैं और बहुत ही कम जल स्रोत हैं। तो नदियां भी बहुत कम देखने को मिलेंगी, झीलें भी कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में मरुस्थल का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो सारा मरुस्थल की स्थिति है, और पूरे हिस्से में सारा मरुस्थल ही देखने को हमें खासतौर पर मिलेगा। हालांकि इसके अलावा कुछ जो मरुस्थलों की स्थिति को छोटे बड़े भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक बड़ा हिस्सा यहाँ डिवाइड होता है वेस्टर्न डेजर्ट के रूप में, यानी कि इसको कहा जाता है पश्चिमी रेगिस्तान, या फिर इसको हिंदी में भी आप वेस्टर्न डेजर्ट ही लिख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डेजर्ट। अब देखिए वेस्टर्न डेजर्ट की स्थिति है वो कैसे कहती है? तो वेस्टर्न डेजर्ट की जो स्थिति है वो ये कहती है कि दरअसल ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है हमारा, वो वेस्टर्न डेजर्ट अब दरअसल इस पूरे के पूरे हिस्से में एक बड़ी जगह को कवर करता है। ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है, इस वेस्टर्न डेजर्ट को लीबिया डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको कहते हैं कि ये वेस्टर्न डेजर्ट ही लीबिया डेजर्ट भी है, और ये एक बड़े हिस्से को कवर करता है। नाइल नदी के जो पश्चिमी हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से के जो हिस्से में रेगिस्तान आता है उसको पश्चिमी डेजर्ट कहते हैं, लीबिया डेजर्ट कहते हैं। रेत के टीले, इसके अलावा चट्टानी इलाके, ये सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न डेजर्ट कहेंगे या लीबिया डेजर्ट कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। और नाइल नदी यानी कि जो इसकी नील नदी है उसका पश्चिमी हिस्से में हमें ये डेजर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नील नदी है, उस नील नदी के पूर्वी हिस्से में भी हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है, और जो पूर्वी हिस्से में डेजर्ट देखने को मिलता है, उस पूर्वी हिस्से वाले डेजर्ट को क्या कहा जाता है? उसको ईस्टर्न डेजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ जो हिस्सा है उस हिस्से के अंदर यहाँ पर हमें ईस्टर्न डेजर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ ईस्टर्न डेजर्ट, यहाँ वेस्टर्न डेजर्ट, डेजर्ट है तो कोई परेशानी नहीं है। हालांकि जो ईस्टर्न डेजर्ट है ये लाल सागर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट की स्थिति तो हम लोगों ने समझ ही ली है। ठीक है, तो मरुस्थलों वाली स्थिति आपको मैंने समझा दी कि मरुस्थल कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कैसे कैसे मौजूद है। अब देखिए मरुस्थलों के अलावा एक खास स्थिति अगर हम समझे तो यहाँ पर हम लोग को पता चलती है मरुस्थलों के अलावा एक खास स्थिति, और वो खास स्थिति है इसकी पर्वतों की, यानी पहाड़ों की। पर्वत यानी कि पहाड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो पर्वत या पहाड़ वो भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्वत या पहाड़ कहाँ है? तो देखिए सिनाई प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, ये सिनाई प्रायद्वीप भी दरअसल हमें पता चलता है कि ये सिनाई प्रायद्वीप भी मिस्र का हिस्सा है। अब ये सिनाई प्रायद्वीप जब मिस्र का हिस्सा है तो ये दरअसल लाल सागर वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर है सुएज ऑफ कैनाल।
गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, तो गल्फ ऑफ सुएज मतलब यहाँ से गल्फ, ये सुएज की खाड़ी है, और सुएज की खाड़ी के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सुएज कैनाल में, और सुएज कैनाल से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच जाते हैं। तो दरअसल ये जो सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है ये मिस्र का ही शामिल है, और सिनाई प्रायद्वीप के यहाँ पर आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ भी सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं वो मिस्र के सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं पे ही मौजूद हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो एक हिस्सा पर्वतीय है उसको कहा जाता है कि वो सिनाई पर्वत है। कैसा पर्वत है? वो सिनाई पर्वत है, और सिनाई पर्वत मिस्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत मिस्र और इजराइल इन दोनों देशों के बीच में ही मौजूद है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। यहाँ माउंट सिनाई के रूप में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और मूसा ने धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर 10 आदेश प्राप्त किए। ठीक, तो इस वजह से धार्मिक मामलों में महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थिति में महत्वपूर्ण है, और सभी चीजों से जो जुड़ा हुआ है। इस पर्वत की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है, और पर्वत की ऊंचाई लगभग 2285 मीटर ऊंचाई मानी जाती है इसकी, और लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी यानी के दो बीच में मौजूद है ये पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी भौगोलिक विशेषताएं जो हम लोग को यहाँ पता चल रही है, भूमध्य सागर, रेड सी दोनों के बीच की स्थिति, और अपने आप में काफी खास ऊंचाई के मामले में भी। ठीक, इसके अलावा दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है इस मिस्र का वो है कैलीन पर्वत। लेकिन दरअसल जो कैलीन पर्वत है वो कैलीन पर्वत भी कहीं पर अलग नहीं है, और वो कैलीन पर्वत भी दरअसल इस सिनाई प्रायद्वीप पर ही मौजूद है। तो कैलीन पर्वत भी सिनाई प्रायद्वीप पर ही देखने को मिलता है, और इस कैलीन पर्वत की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई भी काफी ज्यादा है अपने आप में। ठीक है, तो कैलीन पर्वत की ऊंचाई भी काफी ज्यादा, पर इसको दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, और ये सिनाई पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये पर्वत फैले हुए हैं, और सारी चीजें इसकी से जुड़ी हुई है। जो कैलीन पर्वत है, इस कैलीन पर्वत का नाम दिया गया है सेंट कैथरीन के नाम पर। तो सेंट कैथरीन से जुड़ी हुई इसकी चीजें हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ अपने को पर्वत भी पढ़ लिया। ठीक है, और पर्वत के अलावा यहाँ पर ये रहा पूरा का पूरा ईस्टर्न डेजर्ट का एरिया, ये वाला पूरा हिस्सा वेस्टर्न डेजर्ट यानी कि लीबिया डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। बिखरी हुई चीजें हैं इस प्रकार से अलग अलग। अब हम लोग बात करते हैं इसकी नील नदी की, कि जो इसकी नील नदी की स्थिति है वो स्थिति हमें क्या क्या बातें बताती है। तो देखिए, यहाँ अब इसकी नील नदी की स्थिति समझते हैं। देखो, नील नदी जो है वो नील नदी एक बहुत ही लंबी नदी है अपने आप में, यानी कि नील नदी की स्थिति ये है कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और 6650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है, और अफगानिस्तान की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की जीवन, सॉरी कट लगाओ, दोबारा से कर लेते हैं। 6650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और अफ्रीका की जीवन रेखा भी इसको माना जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी तो ये है ही है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा खास है। अब दरअसल ये जो नील नदी है, एक्चुअल में इसका उद्गम नील के रूप में नहीं होता। दरअसल ये नील नदी दो नदियों के संगम से मिलकर हमारे सामने आती है। एक का नाम है व्हाइट नील और दूसरी का नाम है ब्लू नील। अब दरअसल जो ये दोनों ही अलग अलग नदियां हैं, यानी कि व्हाइट नील और ब्लू नील, ये दोनों ही नदियां अलग अलग जगह से आती हैं, और अलग जगह से आकर के खार्तूम में मिल जाती है। तो अलग अलग जगह कहाँ से आती है? तो अगर हम लोग बात करें व्हाइट नाइल की, तो व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है? झील विक्टोरिया से निकलती है, और विक्टोरिया झील जो है वो उगांडा, केन्या और तंजानिया इन 3 देशों के बीच में। तो व्हाइट नाइल निकलती है और आकर के अपनी चीज़ों को संभाल रही होती है। वहीं ब्लू नाइल निकलती है टाना झील से, जो इथियोपिया में है, और ये दोनों ही झील आकर के खार्तूम में मिल जाती है। और उसके बाद मिलने के बाद में हम ये देखते हैं कि फिर उसके बाद आगे का सफर ये तय करती है नील नदी के रूप में, और एक बहुत ही बड़ा जल स्रोत ये बनाती है अफ्रीका का भी, और साथ साथ इजिप्ट के लिए भी, यानी कि मिस्र के लिए भी। ये समझिए कि मिस्र के लगभग 95% लोग जो हैं वो नील नदी के आसपास यानी कि इसके इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और प्रमुख जल स्रोत है ही नहीं। और इस नदी का जो प्रवाह है, ये नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी कि ये प्रवाह हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है मिस्र में। और अंत में जाकर की जो नदी है, ये नदी बनाती है डेल्टा, और डेल्टा बना करके ये नदी जाकर के गिर जाती है भूमध्य सागर में। तो ये इस प्रकार की नदी का पूरा ये इसका सफर रहता है। तो काफी अच्छी तरह से इसकी स्थिति है, और इसी नदी की वजह से दरअसल मिस्र में आप कृषि की प्रचुरता देखते हैं, यानी कि इसी नदी के पानी की वजह से यहाँ के क्षेत्र में बहुत अच्छे से कृषि भी संभव हो पाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये मिस्र के मामले में, और केवल मिस्र ही नहीं, बाकी और चीज़ों के मामले में भी इस नदी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खास और ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे प्रमुख नदी यही है, तो इसलिए इसी को ही ध्यान रखना है। बाकी यहाँ नदियों के मामले में कुछ और आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला नहीं है। मेन नदी यहाँ पर यही है। हालांकि इसके अलावा एक खास बात जो आपको मैंने शुरुआत में क्लियर की थी, वो मैंने ये क्लियर करी थी अभी बीच में पढ़ाते पढ़ाते, कि दरअसल मिस्र एक रेगिस्तानी भूमि है, और मिस्र की जो भूमि रेगिस्तानी है उसकी खास बात यह है कि जल स्रोत रेगिस्तान होने की वजह से सूख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको कोई खास झील वगैरह या कोई खास ज़्यादा जल स्रोत देखने को नहीं मिलते, लेकिन
दरअसल इसी रेगिस्तानी नेचर की वजह से अलग अलग जगह पर जल स्रोत सिकुड़ चुके हैं, और जल स्रोत जहां जहां सिकुड़ जाते हैं वहां पर बन जाते हैं ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है कि नदी के पानी के छोटे छोटे सूखे हुए हिस्से जो कहीं ना कहीं अपने आप में जीवनदायिनी जल स्रोत के रूप में जाने समझे जाते हैं, वो कहलाते हैं ओएसिस। और कुछ इसी प्रकार के ओएसिस देखने को मिलते हैं जो प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर जल आपूर्ति और बसाहट के लिए स्रोत हुआ करते थे। अब वो बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं। तो कौन कौन से प्रमुख ओएसिस हैं फिलहाल? तो देखिए, सबसे प्रमुख जो ओएसिस है पूरे मिस्र का वो है फायूम ओएसिस। ठीक है, तो फायूम ओएसिस जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ओएसिस है। फायूम ओएसिस के अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है बहारिया ओएसिस, बहारिया के अलावा फराफरा, ठीक है, फराफरा ओएसिस। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है दाखले ओएसिस। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है खरगा ओएसिस। ठीक है, तो ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ओएसिस है जो हमें देखने को मिल जाते हैं मिस्र की भूमि पर। छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर जल निकाय बने हुए हैं, और छोटे छोटे ये जो जल निकाय हैं कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन के लिए, और लोगों के लिए बहुत मददगार भी रहते हैं। बात क्लियर है? इस पूरी की पूरी स्थिति के बाद में आप सभी लोग ये बात ध्यान रखें कि इतना कुछ जब आप लोगों ने जान समझ लिया, तो ये सारी बातें अब मिस्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, और इन सारी बातों को जानने समझने के बाद में अब आपको प्रश्न को उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अंत में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ ही आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, क्योंकि रोज सुबह 9 बजे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी करते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं, वो भी पूरा हिंदी में। तो आप लोग यहाँ जुड़ करके हमारे साथ पढ़ समझ जान सकते हैं सभी चीज़ों को। इसके अलावा एक खास बात यह है कि स्टडी IQ में चल रही है एक सेल, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पे गिफ्ट देना जरूरी है। तो दिवाली का जो गिफ्ट है वो है 22 अक्टूबर तक के लिए आपके लिए सेल, यानी कि दिवाली उत्सव सेल, जहाँ आपको स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पे मिल रहा है एक बड़ा डिस्काउंट। बट वो डिस्काउंट मिलेगा एक कोड यूज़ करके, और वो कोड है KL Live। KL Live आप लोगों का एक हैवी डिस्काउंट कोड होता है, और अगर आप स्टडी IQ का कुछ भी लेते हैं तो उस दौरान कोड लगाते हैं तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो KL Live कोड का आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत मदद करेगा। चाहे 2026 का, 27 का, 28 का बैच लीजिए UPSC के लिए, बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी किसी और बैच पे भी आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तैयारी पूरी होगी जैसे होती है, यानी कि जैसे कि आप लोग की क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, आंसर राइटिंग, CSAT, करंट अफेयर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। भले ही आपका प्राइस स्टार्टिंग बहुत कम हो चुका है और 7,499 स्टार्टिंग प्राइस है। दूसरी खास बात यह है कि 11,000 का जो कैश प्राइस होता है वो टॉप टेस्ट परफॉर्मर को मिलता है, तो बिल्कुल मिलेगा, और साथ ही पूरी फीस रिफंड होगी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में। ये भी इसका एक बेस्ट फीचर है। तो एनरोल कीजिए आज ही अगर नहीं किया है अब तक, और बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोगों के लिए बहुत सारी PDFs अवेलेबल है और डिस्कशन भी यही होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सारी बातें अच्छे से हो गई हैं, बाकी की बातें आगे क्लास में करेंगे। लेकिन तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।